questions of UPSC means what are definitely the you have types, you can better write types of questions of UPSC means कैसे कैसे पूछते हैं. तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को देखो उठाकर तो उसके अंदर ये टर्म्स बड़े कॉमन मिलेंगे आपको. सो एक्चुअली वी कैन कैटेगराइज देम इनटू ग्रुप्स. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्टिव्स देते हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, यू हैव टू डू दैट. सो वी कैन bifurcate or we can divide the UPSC questions into different ways. One questions are of directive nature. Directive nature questions जो आपको किसी तरह के डायरेक्शन दे रहे हैं. Some questions are basically analytical nature questions जो कुछ एनालिटिकल हैं, राइट, मीन्स दे वांट्स यू टू एनालाइज द सिचुएशन, एग्जामिन द सिचुएशंस, इस तरह के. एंड देर आर सम क्वेश्चंस विच आर ऑफ इवेल्युएटिव नेचर. ठीक है, इवेल्युएटिव नेचर क्वेश्चंस आर देयर. सो जनरली वी डिवाइड इनटू थ्री ग्रुप्स में ऐसे जनरली हम डिवाइड कर सकते हैं. तो फर्स्ट तो डायरेक्टिव वाले हैं, मतलब आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, दे आर गिविंग यू डायरेक्शन हाउ टू राइट इन दिस वे. आपको हम बता रहे हैं कि ऐसे ही लिखो. जैसे इन क्वेश्चंस के अंदर कॉमनली क्या मिलेगा, जैसे व्हाट मिलेगा, जैसे व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, राइट, मतलब क्या है, सिंपल इतना बोला जा रहा है, क्या बताओ, ये मत बताओ कैसे है, कब है, क्यों है, क्या. व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग मीन्स यू हैव टू राइट द डेफिनेशन डायरेक्टली, डेफिनेशन ही आपको लिखनी पड़ेगी. और कुछ डायरेक्शन हो सकते हैं जैसे एक्सप्लेन करके पूछा जा सकता है. विल कम टू दैट, अभी बताते हैं इनको थोड़ा डिटेल में. और कुछ डायरेक्शन हो सकते हैं जैसे डिस्क्राइब, जैसे अभी आपने क्वेश्चन लिखा देयर डिस्क्राइब इज मेंशन ना, डिस्क्राइब ऐसे भी लिखे हुए हो सकते हैं, राइट. और भी कुछ कॉमन वर्ड्स हो सकते हैं जैसे इल्यूसिडेट, इन्यूमरेट, ऐसे भी, बट वो भी सब इसी कैटेगरीज में आते हैं. विच आर गिविंग यू सम डायरेक्शंस दे रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा करना है, राइट. बट देखो एनालिटिकल मीन्स यू हैव टू एनालाइज द थिंग्स. तो इसके अंदर मेनली तो किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा रहता है एनालाइज, राइट. या बहुत कॉमनली एक वर्ड यूज होता है व्हाट, डिस्कस. जैसे एक क्वेश्चन में है ही आपके पास कि डिस्कस द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ऐसा है ना. और भी एक एनालाइज वर्ड डायरेक्टली यूज होगा. और भी कुछ हो सकता है जैसे एग्जामिन, यू हैव टू एग्जामिन द सिचुएशन को एग्जामिन करना है, ओके. ऐसी टर्म्स यूज होंगी. और इवेल्युएटिव, ऐसे के अंदर जैसे आपको क्रिटिकल इवेल्युएट या सिंपल इवेल्युएट, ये वर्ड होगा इवेल्युएट से. क्रिटिकली इवेल्युएट और क्रिटिकली एग्जामिन, सच टाइप ऑफ टर्म्स विल बी यूज्ड देयर. ठीक है. या कुछ और भी हो सकता है जैसे जस्टिफाई, ऐसा वर्ड होगा कि जस्टिफाई योर व्यूज. जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा डू यू एग्री दैट अर्थक्वेक विल टेक प्लेस अलोंग द सबडक्शन जोन्स, जस्टिफाई योर स्टैंड, राइट. तो पहले आपसे पूछा जाएगा आप एग्री करते कि नहीं, फिर पूछा जाएगा जस्टिफाई योर स्टैंड. सो इट कुड बी लाइक जस्टिफाई, ये भी हो सकता है. क्रिटिकली एग्जामिन, लाइक दिस वे दे कैन आस्क, राइट. तो ऐसे ही नेचर होते. बाकी कुछ टर्म्स भी आते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्सपेक्टिव कि क्वेश्चंस में क्या डायरेक्शन दी जा रही है. तो डिफरेंट डायरेक्टिव्स आर गिवन टू यू. ये सब आपको अलग अलग तरह के डायरेक्टिव्स दिए जा रहे हैं, डायरेक्शंस दी जा रही हैं, राइट. तो एक तो डायरेक्टिव नेचर. देखो व्हाट का मतलब है सिंपल. जहां भी कभी व्हाट से क्वेश्चन स्टार्ट होता है यू आर नॉट हैविंग एनी लिबर्टी टू डेविएट फ्रॉम द टॉपिक. मोर फोकस शुड बी ऑन द डेफिनेशन पार्ट. सो आपका इंट्रोडक्शन तो है ही है, साथ साथ जो आंसर की बॉडी है उसके अंदर भी व्हाट
पे ही फोकस करना है, राइट, डेफिनेशन पे ही फोकस करना है। और एक बात और, जब भी कभी आप आंसर राइटिंग करते हैं, राइट आंसर इन 3 पार्ट्स, या हर आंसर के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला स्टार्टिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। दूसरा बॉडी या मेन बॉडी ऑफ आंसर, आंसर का पूरा स्ट्रक्चरिंग बॉडी, और लास्ट पार्ट होता है कंक्लूजन। यू हैव टू फिनिश योर आंसर इन सम वे। जैसे मूवी देखते हैं ना, जैसे थोड़ा एकदम से क्लाइमेक्स पाए, स्लोली, बट मूवी बड़ी होती है और आंसर छोटे लिखने हैं। अगर 20 मार्क्स का, 25-30 मार्क्स का, जहां स्पेस की कमी नहीं है, 4-5-6 पेज है, सो स्लोली यू कैन कम टू द क्रक्स। बट देखो, जब से यूपीएससी ने स्पेस लिमिटेड कर दिया कि यू हैव टू राइट इन 1 पेज, सो अब वो सब बातें पुरानी ओल्ड कन्वेंशंस हो गए हैं कि स्लोली आंसर्स पर आना है। नो नो नो, द मेन थिंग यू शुड नो, डायरेक्टली यू हैव टू कम टू द कोर ऑफ आंसर। जो आंसर का कोर है, मेन बात है, उसको स्टार्टिंग में ही लिख दो। बिकॉज एग्जामिनर डोंट हैव एनी पेशेंस, एनी इंटरेस्ट और एनी टाइम इन योर कॉपी टू फाइंड आउट वेयर इज द रेलेवेंट थिंग। गुड आंसर शुड बी वन वेयर you should make the job of answer checker easy. अगर चेक करने में उसे डिफिकल्टी हो रही है, तो why should give you the marks? वो तो नंबर काट और देगा। So your job or your work is to make the, you should help the answer checker. Answer checker, you should find out these things. There I have highlighted them. So इसलिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, डायरेक्टली इन द बिगिनिंग you should write the main part of the answer. कोर वहीं लिख दो, तो वहीं लिख दोगे तो वहीं पे 90% तो आपको उसके दिमाग पर इंप्रेशन बना चुके हो कि इसको आंसर पता है, तो वो मार्क्स वहीं दे देगा। हो सकता है आगे पढ़े बिना, वैसे ऐसा नहीं होता है, कॉलेज वाले थोड़ा ना है कि भाई बड़ा है नाप दिया 10 नंबर में से 6, या छोटा है तो 1 ही दूंगा, ऐसा नहीं। यूपीएससी है तो एक बार चेक जरूर करते हैं। और नो वन नोज व्हाट दे डू इन द बैकग्राउंड। हो सकता है रीवैल्यूएशन भी करवाते हो, एक ने चेक किया उसके ऊपर दूसरा देखें, या मेंबर्स फिर भी देखते हो, इसलिए टाइम भी लगाते हैं। नो वन नोज व्हाट दे डू, बट हमें ये मान के चलना है कि अच्छे से चेक होगी, तो कोई गलत बात नहीं लिख सकते हैं, कोई पॉलिटिकली इरिलेवेंट बात भी नहीं लिख सकते हैं, या पॉलिटिकल मोटिव आपके पता चले ऐसा भी नहीं लिख सकते हैं, राइट। ऐसे आंसर से लिखो कि आपके आंसर देख करके कोई लेफ्ट वाला है तो उसे लगे हाँ मेरे जैसा लिखा है, राइट वाला है राइट आइडियोलॉजी का, उसे लगे हाँ मेरे जैसा लिखा है। सो गुड आंसर इज वन विच एक्चुअली फॉलोज द मिडिल पाथ, विच इज नॉट एट ए एक्सट्रीम एंड, कि अगर क्रिटिकली एग्जामिन आ गया, क्रिटिकल किसी की बुराई करनी है तो बुराई ही भर दी, जो उसको चेक करने वाले को लगे तो इसका तो नजरिया ही नेगेटिव, अच्छी चीज ही नहीं देख सकता, तो फिर उसको क्यों डीएम बनाए। वो तो जाते किसान को पीटेगा पहले, फिर पूछेगा आप समस्या बताओ, क्योंकि उसका तो नजरिया ही नेगेटिव है, तुम्हें कुछ करके आए होगे गलत। या सब कुछ ही एक जैसे दूसरे एंड पर लिख दिया कि गवर्नमेंट में सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं, सब पास हो गया है, सब ठीक है, सोलर स्कीम काम कर रही है, तो फिर जरूरत क्या आपकी, सब ठीक ही चल रहा है, तो जो चला रहे हो नहीं चलाने दो। वाई देयर इज नीड ऑफ यू। सो योर आंसर शुड बी बैलेंस्ड वन विच शुड शो द बोथ पार्ट्स। बट कुछ क्वेश्चंस के अंदर लिबर्टी नहीं होती जहां में वैसा ही लिखना है। तो ये कंक्लूजन वाली जो बात होती है, पहले इस पर आते उल्टा चलते हैं। कंक्लूजन हर आंसर में जरूरी नहीं होता है, मिथ होता है बहुत बड़ा, कंक्लूज तो करना है नहीं। जहां आपके साइंस के क्वेश्चंस हैं या साइंस जैसे क्वेश्चन है, वह क्या कंक्लूजन, नो कंक्लूजन। सीधा पूछा है व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डिस्कस द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वहां पर हम कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते कि आर्किमिडीज थोड़ा और सोचते तो और अच्छा हो जाता, ऐसे तो ना। साइंस इज साइंस। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स या डिस्कस द ओशन कन्वर्जन इन डिटेल, यहां पर यू डोंट हैव एनी लिबर्टी टू कंक्लूड, कोई कंक्लूजन की जरूरत नहीं। सो नो नीड टू वेस्ट योर स्पेस एनर्जी इन राइटिंग 3-4 लाइन्स इन कंक्लूजन। कंक्लूजन जरूरत वहां होता है वेयर योर व्यूज आर आस्क्ड, वेयर योर पर्सपेक्टिव इज आस्क्ड, राइट, वहां पर कंक्लूजन करना है। और कंक्लूजन कभी मैथमेटिकल नहीं होता है। जैसे मैथमेटिक्स में लास्ट में क्या करते हैं, हैंस प्रूव्ड, एक्स इज इक्वल टू वाई, हैंस प्रूव्ड। तो ऐसा नहीं लिखना कि यू हैव रिपीटेड द क्वेश्चन लाइन, कि क्वेश्चन में पूछा था कि डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द हिमालयन इकोलॉजी, लास्ट में लिख दिया हैंस द हिमालयन इकोलॉजी इज अंडर थ्रेट ड्यू टू द अबव मेंशन्ड रीजन। नो नो नो, ए गुड कंक्लूजन इज वन विच पुट सम विजन, जो कुछ विजन बताता है कि अगर ऐसा होगा जो मैंने लिखा है, सो इन फ्यूचर इट कुड बी द पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है। या जिसके अंदर कुछ अच्छा सजेशन हो
कि आप कोई सजेशन प्रपोज कर रहे हैं, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन इज रियली ए इनोवेटिव स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट if it is implemented in the true spirit and these innovations are implemented in the scheme, then definitely it will have a far reaching positive consequences. तो suggestions आप दे रहे हैं कि ये चीज ऐड करो तो और अच्छे consequence होंगे. तो आपका conclusion इस तरह का होना चाहिए, right? ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन लाइन रिपीट कर दी. सेम थिंग अब वापस आते हैं इंट्रोडक्शन पर, इस पार्ट पर आते हैं. तो कंक्लूजन लिखना हर जगह जरूरी नहीं है, क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई करो. साइंटिफिक है तो कोई जरूरत नहीं है, बट इंट्रोडक्शन की बात होती है तो इसमें बच्चे फिर से क्वेश्चन लाइन रिपीट करने लग जाते हैं. डोंट रिपीट क्वेश्चन लाइन. इंट्रोडक्शन इज ए वन विच शुड गिव द इन्फ्रेंस ऑफ होल आंसर, दैट यू नो व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. सो देयर आर वेरियस वेज टू राइट इंट्रोडक्शन. कुछ तरीके होते हैं, जैसे कोई आप रिसेंट फैक्ट से स्टार्ट कर दे. जैसे क्वेश्चन इज आस्क्ड what is earthquake, या what is Binny of John, right? या what is seismic waves, seismogram, मतलब what is the key word है यार? earthquake is the key word. तो या तो आप कोई फैक्ट उठाएं, like in the recent past or in the July 2027, 2026, 2025, a massive 9.8 magnitude earthquake hit the Venezuela, which leads to the death of 2 million people. So that's why the earthquake understanding is relevant. ऐसे स्टार्ट करें, या you just have put some story recent past की, ऐसी भी नहीं कि 1971 में आया था, बहुत पुरानी भी नहीं. या जैसे अर्बनाइजेशन या अर्बन फ्लड पर पूछा है, so you can write some recent past examples कि in 2027, 2022, 23 a flood was recorded in Chennai, Srinagar, which leads to these hardships, and then come to question this way. But हर जगह स्टोरी तो नहीं मिलती, हर जगह तो फैक्ट्स नहीं मिलते, हो जाती प्रॉब्लम. तो बच्चे क्या करने लगते हैं, बच्चे रोबोट हो जाते हैं एआई के चक्कर में या इनके सब के चक्कर में कि जो बोला टीचर ने वैसा ही करना है. सो वो सोचने लगते कोई फैक्ट ढूंढे, कोई बात ढूंढे, इसमें 2-3 मिनट खराब कर देते. तो अगर इंस्टेंटली दिमाग में आता है तो गो विद दिस स्कीम, अदरवाइज देयर इज नो हार्ड सच रूल टू गो दिस स्कीम. देयर इज ए ओनली वन हार्ड रूल, दैट इज यू हैव टू फेच गुड मार्क्स एनी हाउ. बस यही एक हार्ड रूल है, यही एक मोटिव है. कैसे भी मिले उसे क्या मतलब है. तो तरीका क्या है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ की वर्ड होता है या की थीम होती है. जैसे सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक, सिस्मोग्राफ, एवरीथिंग इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थक्वेक. तो सिंपल उस की वर्ड को पकड़ो या थीम को पकड़ो, उसको एक्सप्लेन कर दो, उसका मीनिंग लिख दो. Earthquake does mean the shaking of the surface of earth due to the release of energy from interior of earth to the exterior of earth. That's why बस this is the enough and then come to the main thing. फिर क्वेश्चन पर आओ. तो यही इंट्रोडक्शन के तरीके हैं, राइट. फिर आते हैं मेन बॉडी पे. इस मेन बॉडी के अंदर व्हाट इज आस्क्ड, ये जो भी चीज पूछी गई है यू हैव टू फॉलो दैट, उसको फॉलो करना है. यू डोंट हैव एनी लिबर्टी टू गो हियर एंड देयर, कि ऐसा नहीं कि मुझे जो आता है मैं तो वही लिखूंगा. क्वेश्चन कुछ भी पूछा, ये कॉलेज में चलता है भाई. कॉलेज में अगर वर्ड दिखे हो ये तो मुझे पता है, पूछ क्या रहा है फिर नहीं देखना, फिर उसी के ऊपर 5 पेज भर देने. तो कॉलेज में होता है, यहाँ नहीं होता है. यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज अर्थक्वेक, सो यू शुड राइट व्हाट इज अर्थक्वेक. यू शुड नॉट राइट अर्थक्वेक से रिलेटेड चीजें या अर्थक्वेक तब आया एग्जाम्पल लेके, नहीं. जो पूछा जा रहा है वो लिखना है. हर आंसर के अंदर स्मॉल पैराग्राफ्स बनाए, कोई बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद ही देखो कोई बड़े पैराग्राफ आप खुद ही नहीं पढ़ पाते तो आंसर चेकर कैसे पढ़ पाएगा. आसान बनाने, छोटे छोटे 3-4 लाइन से ज्यादा पैराग्राफ ना हो. ओके. और अब ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं इन सब के पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग है, सबका कुछ ना कुछ गोल है. जैसे जब यहां पूछा गया है, जब आपको डायरेक्शन दिया गया है, मीन्स योर हैंड्स आर लिमिटेड, आपको वही लिखना है. यू आर नॉट गिविंग एनी लिबर्टी टू गो हेयर एंड देयर. सिंपल पूछा है व्हाट इज अर्थक्वेक, जस्ट फोकस ऑन द डेफिनेशन पार्ट्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं, राइट. जब पूछा गया है एक्सप्लेन, राइट, जब एक्सप्लेन पूछा गया है तो अगेन यू आर लिमिटेड, योर स्पेस इज लिमिटेड. तो इसमें आपको जैसे लेट्स से एक्सप्लेन द स्मार्ट सिटी मिशन ऑफ इंडिया या ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो स्मार्ट सिटी मिशन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, गवर्नमेंट क्या उसमें कर रही है, कितना पैसा दे रही है, कहां चला रही है, वो लिखना है. आपको ये नहीं लिखना है कि स्मार्ट सिटी मिशन अच्छा है बुरा है, इसके ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो लिबर्टी ही नहीं है. इट इज जस्ट आस्क्ड व्हाट इज इट इन इट, है क्या. यू हैव टू राइट दैट ओनली.
वही लिखना है, राइट। इसी तरह डिस्क्राइब इज एक्सप्लेन बट इन लिटिल बिट बिगर वे यू कैन डिस्क्राइब इट। तो यहां पर आपको शॉर्ट्स में बातें लिखनी होती हैं, बट डिस्क्राइब आ गया तो थोड़ा लेंदी करके बातों को लिखना होता है, सारे कंपोनेंट्स को अलग से लिखना होता है। इसी तरह जब इधर आते हैं डिस्कस, अब आपके पास लिबर्टी, एनालिटिकल मतलब आपसे एनालाइज करवाया जा रहा है। तो डिस्कस को हिंदी में क्या बोलते हैं? चर्चा। तो चर्चा करें, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है अभी, ये इट इज गुड फॉर द डेमोक्रेसी और बैड फॉर द डेमोक्रेसी, सो यू हैव योर ओन व्यूज। सो वेयर एवर डिस्कस इज आस्क्ड, ये पूछा गया है, सो यू हैव टू पुट योर व्यूज। अब आपके पास लिबर्टी, आप उसके फेवर में भी जा सकते हैं, क्वेश्चन के अपोजिट में भी जा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो पूछा गया है स्मार्ट सिटी मिशन हैज लीड टू द इंप्रूवमेंट ऑफ द अर्बन एरियाज ऑफ द कंट्री, डिस्कस द स्टेटमेंट। सो यू कैन गो इन फेवर, यू कैन गो अपोजिट, दोनों तरफ जा सकते हैं। बट एक बैलेंस्ड आदमी क्या होता है, दोनों बातें लिख दे, फेवर में भी जाओ अपोजिट में भी जाओ, और कंक्लूजन मिक्स्ड सा कर दो कि ठीक है, अच्छा तरीका है, अच्छा स्कीम है, बट ऐसे करेंगे तो और अच्छा होगा, इजंट इट? तो चर्चा करनी है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जा सकते हैं, बट बैलेंस्ड रहे। सब नेगेटिव ही लिख देंगे तो गड़बड़, पॉजिटिव लिख देंगे तो भी गड़बड़, तो बैलेंस्ड व्यू के साथ चले। ऐसे एनालाइज इज ऑल्सो आस्किंग द सेम थिंग, वो भी वही पूछ रहा है कि आप एनालाइज करिए कि ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, राइट। और इसमें भी बैलेंस्ड व्यू फॉलो करिए। तो इन चीजों के अंदर जहां डिस्कस लिखा है, एनालाइज लिखा है, वहां कंक्लूजन जरूरी है। क्रिटिकली एग्जामिन पूछा है, इवेलुएट पूछा है, जस्टिफाई पूछा है, देयर कंक्लूजन इज नेसेसरी, इजंट इट? तो आपको साइंटिफिक क्वेश्चंस में, डायरेक्ट क्वेश्चंस में ये चीजें नहीं मिलेंगी, राइट? ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी, थ्योरीज में मिल सकती है, जैसे एक्सप्लेन डिस्कस द continental drift theory. So here you have to write positives, negatives of continental drift theory and then conclude. Although there are certain limitations of Wegener theory, but it shocks the seismologists, shocks the physicists, and it leads to the coming of the plate tectonics. Right? This way. Same examine में भी ऐसा है, but in examine you have to find out the positives and negative impacts with more focus. Right? तो डिस्कस के अंदर तो ऊपर ऊपर से चर्चा हो गई, तो जैसे पॉलिटिशियन डिस्कस करते हैं, बट जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं। मीन्स हियर योर एक्सपर्टीज इज आस्क्ड। क्या आप इसको पॉजिटिव बोल रहे हो तो क्यों पॉजिटिव बोल रहे हो? 2-3 एग्जाम्पल दो, प्रूव करके बताओ कि स्मार्ट सिटी मिशन से ये प्रॉब्लम्स आए, राइट? जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे बना दिया, उससे जाम बढ़ गया है गुड़गांव टू दिल्ली के बीच। सो यू हैव टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन एग्जाम्पल्स। हियर एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे कि मैं ये जो पॉइंट बता रहा हूं कि इसके नेगेटिव हुए तो ये देखो, ये एग्जांपल्स है। यहां पर एक एग्जांपल से काम चल जाएगा, या ना भी दें तो भी काम चल जाएगा, बट लॉजिकल आपका आर्गुमेंट होना चाहिए। बट इन द एग्जामिन योर आर्गुमेंट शुड बी सपोर्टेड विद सम फैक्ट, सम एग्जांपल्स, इजंट इट? नाउ कम हियर, यहां जहां इवेल्युएट करवाया जा रहा है, सो इन दिस इवेल्युएट द मोस्ट फेमस क्वेश्चन और the maximally that is asked critically evaluate या critically examine, बात वही है। examine है तो you have to go into the examples points। तो क्या होता है इसका मतलब? critically बताओ क्या पूछा जा रहा है? हिंदी में बोलते हैं क्या? आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो आलोचना का मतलब आपको उसका क्रिटिसिज्म तो करना है, बट जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए तो उसके इंट्रोडक्शन में पता चल जाए कि यू आर एबल टू राइट द गुड आंसर, कि आपको आता है, इसका मतलब पता है। जैसे कुछ भी क्वेश्चन दो, उसका क्रिटिकल एग्जामिन करें, कुछ भी बोलो। अभी कोई रिसेंट बात चल रही है आसपास, ओके, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो अभी चल रहा है, तो क्वेश्चन ही बना देते ऐसे कि द रिसेंट ऑन गोइंग स्टूडेंट प्रोटेस्ट एट द जंतर मंतर, या क्रिटिकली एग्जामिन द रिसेंट ऑन गोइंग प्रोटेस्ट ऑफ स्टूडेंट एट द जंतर मंतर, क्रिटिकली एग्जामिन। सो क्रिटिकल एग्जामिन में आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाए ये भी ठीक नहीं है, तो आपकी नेगेटिविटी दिखेगी। तो क्रिटिकल एग्जामिनर में आंसर आपकी कॉपी के स्टार्टिंग में ही ढूंढता है कि ये वर्ड्स कुछ जैसे द रिसेंट ऑन गोइंग, जैसे का इंट्रोडक्शन ही सुनो, वहीं से समझ आ जाना चाहिए कि आपको आता है। द रिसेंट ऑन गोइंग स्टूडेंट प्रोटेस्ट एट द जंतर मंतर इज फॉर डिमांडिंग द जस्टिस टू द स्टूडेंट्स और फॉर ब्रिंगिंग द रिफॉर्म्स इनटू द सिस्टम, राइट? ऑल्दो, ऐसा ऑल्दो वर्ड शुड बी देयर, ऑल्दो some unsocial elements has entered into the protest and they are disturbing the security, या all the word आ जाए, ऐसे ऐसे कुछ आए वर्ड, राइट? तो क्रिटिकली या नेगेटिव जाओ,
द रिसेंट ऑनगोइंग स्टूडेंट प्रोटेस्ट, नेगेटिव से भी स्टार्ट कर सकते हो, became violent in the recent past, although it should not be forget that all students are not the antisocial elements, but such type of word should be used in the beginning itself कि although, but इसका दूसरा पहलू भी है. So in the introduction you should start with this, ऐसे स्टार्ट करें. Then come to the pros of the simple heading डाल दो जैसे बच्चे लिखते हैं, positives of the student protest 1 2 3 4 पॉइंट्स में लिखो, क्योंकि अब स्पेस इतना नहीं है. पॉइंट्स में लिखो 1 2 3 4 5 और फिर लिखो criticisms of that 1 2 3 4 5. Then come to conclusion and the conclusion write in the positive direction. conclusion पॉजिटिव ही खत्म होना चाहिए. कैसे कंक्लूजन होगा कि देयर कुड बी द सो मेनी ड्रॉबैक्स ऑफ द ऑनगोइंग स्टूडेंट प्रोटेस्ट, बट इट शुड नॉट बी फॉरगेट दैट एनी रेजिंग डिमांड इन द डेमोक्रेसी इज ऑलवेज गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द डेमोक्रेसी. मतलब पॉजिटिव लास्ट कंक्लूजन होना चाहिए दिस वे. तो बहुत से क्वेश्चंस भी हैं ज्योग्राफी के, जो आप देखें तो उनमें ये सब पूछा गया है. लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने है, जैसे वन थिंग, द क्वेश्चन of 2019 GS paper 1, discuss the cause of depletion of mangroves and explain their importance in maintaining ecology. 2 parts हैं. एक discuss पूछ रहा है, so you have a liberty. Discuss the causes of depletion, so you have a liberty. कुछ भी लिख सकते हैं आप causes, कि natural cause है, man-made cause है, कुछ भी लिख सकते हैं. But second क्या पूछ रहा है? Explain. तो अब इस explain के अंदर you have to write only what is asked. अब आपके पास liberty नहीं है दूसरे वाले पोर्शन में, तो आपको क्या लिखनी है? केवल इंपॉर्टेंस. कोई नेगेटिव नहीं लिख सकते हैं. यू नहीं लिख सकते कि ट्रीज हैं तो वहां शेर रहता है, खा जाएगा. नो 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 नो, राइट. ऐसे नहीं लिख सकते रॉयल बंगाल टाइगर है वो हमको खा जाता है. नहीं, ये इंपॉर्टेंस पूछ रहा है. यू हैव टू राइट ओनली द इंपॉर्टेंस इन सेकंड पार्ट, बट इन फर्स्ट पार्ट यू हैव लिबर्टी. ऐसे 2020 में एग्जामिन मतलब अब आपको कुछ एग्जाम्पल से साइट करना है, और क्वेश्चन भी फिर वैसे ही नेचर का होगा जिसमें ऐसी बातें हो. द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया एंड देयर रोल. तो स्टेटस पूछा है, तो गवर्नमेंट की कुछ रिपोर्ट जो स्टेट एक आती है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें लिखा जाता है, हर 2 साल बाद आती है कि ये स्टेट में इतने बढ़े, इसमें इतने कम हुए लास्ट के कंपैरिजन में. सो यू हैव टू पुट दोज एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन दैट फॉरेस्ट रिसोर्स आर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वट एवर इज योर व्यू, कुछ भी आपका व्यू है, एंड देयर रोल. तो इस इंक्रीज का क्या रोल है? यू हैव टू जस्टिफाई इट विद सम एग्जांपल. कि मैंग्रोव थोड़ा बढ़ा, 84 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा, तो उससे केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में ये हुआ. तो इसमें थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए. दैट इज विल बी द गुड आंसर. ऐसे यहां तो सीधा पूछा हाउ इलुस्ट्रेट, राइट. तो जो इलुस्ट्रेट वाले होंगे वो लास्ट में पूछे जाएंगे. तो यू हैव टू इलुस्ट्रेट दिस स्टेटमेंट, राइट. इसी तरह इलुस्ट्रेट के अंदर यू हैव टू पुट एग्जांपल्स. ला पढ़ा है ना कभी, तो ला पढ़ो, किसी भी एक्ट में नीचे एक सेक्शन के नीचे इलुस्ट्रेशंस लिखे रहते हैं. ए ने बी को मार दिया, हिट किया, बट बी ए हिट बी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द बी हिट मी, सो इट इज व्हाट. और बी मर भी गया, सो इट इज व्हाट. ये कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है या नो क्राइम है, वो लिखा रहता है उसमें. इलुस्ट्रेशन शुड बी विद सम हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स. तो एग्जांपल्स होने चाहिए. इसी तरह देखो कमेंट एक होता है. कमेंट में अगेन इट विल बी आस्क्ड इन द लास्ट. तो कमेंट मींस कमेंट, इसके ऊपर आप कमेंट करो. तो कमेंट कुड गो इन फेवर, कुड गो इन अपोजिट, राइट. इसी तरह एक क्वेश्चन दिख रहे हैं आप, डिफरेंशिएट. ऐसे आता है कंपेयर. कंपेयर में सिमिलरिटी इज डिफरेंशिएशन दोनों, बट डिफरेंशिएट जहां पूछा गया है यू हैव टू डायरेक्टली राइट डिफरेंशिएशन. और अच्छा तरीका होता है बच्चों की तरह, बीच में लाइन खींचो, एक इधर और ऐसे. ज्यादा और स्टेटमेंट्स बनाने में या अच्छी इंग्लिश दिखाने में मुझे 10 वर्ड आते हैं, उसमें गड़बड़ हो जाती. सिंपल लाइन खींचो, बिल्कुल सिंपल 4 पॉइंट इधर 4 इधर, हो गया डिस्कस. ठीक है. उसके बाद आगे देख रहे एक्सप्लेन आ गया. देखो मैकेनिज्म ऑफ अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो पहले तो एक्सप्लेन है, फिर डिस्कस पूछा है. ठीक है. तो पहले तो लिखना है कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है इंडिया में. इसमें यह नहीं लिख सकते कि क्लाउड बर्स्ट अमेरिका में, ये हम इंडिया में पूछा है. इसमें नहीं लिख सकते क्लाउड बर्स्ट अच्छा होता है, बुरा होता है, फसल को नुकसान कर. ये तो एक्सप्लेन है, बट दूसरा डिस्कस है. डिस्कस विद 2 एग्जाम्पल्स. तो अब आपके पास लिबर्टी है, कोई भी 2 उठाओ, उसको डिस्कस करो कि उसके पॉजिटिव्स क्या हुए, नेगेटिव्स क्या हुए, राइट. इसी तरह से वाई देखो, डायरेक्ट वाई एग्जामिन है ना, लाइक दिस वे. एनालाइज इंडियाज फूड सिक्योरिटी. सो दिस वे द क्वेश्चंस आर आस्क्ड. सो राइट दीज क्वेश्चंस, ट्राई योरसेल्फ. और लिख करके सब सबमिट करेंगे. सो आई विल इवैल्यूएट एंड देन सजेस्ट यू some more suggestions. So therefore today